सिद्धा ने इस दौरान में अपने जिस्म के गिर्द लिपटा हुआ सांप निकालकर हाथ में ले लिया। उसका बेटा काला सांप फन उठाए हुए था। पानी भरती औरतों ने सिद्धा के हाथ में सांप देखा तो उन्होंने वहीं हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और पलटकर गांव की तरफ भागी। गांव सिर्फ झोंपड़ियों पर मुश्तमिल था। वहां सबको मालूम हो गया था कि सांप माता आई है। गांव की औरतें, मर्द और बच्चे सांप माता की जय हो, सांप माता की जय हो के नारे लगाते बाहर आ गए। सिद्धा ने सांप वाला बाजू पर उठाया और तमिल जबान में बोली, मैं सांप माता हूँ, ये सांप के पिता हैं, मेरे सांप बेटे के दर्शन करो। सिद्धा ने सांप को हाथ से छोड़ दिया और मुझे बैठने का इशारा करके खुद भी वहीं नदी के पास बैठ गई। सांप बेटा कुंडली मारे बैठा फन उठाए झूम रहा था। उसका रुख अपनी माता की जानिब था। गांव के लोग ऊंची आवाज में सांप बेटे की मद्दाही में अश्लोक गाने लगे। औरतें घरों से नारियल और चावल थालियों में रख कर ले आईं और ये थालियां हमारे आगे रख दी। सिद्धा ने गांव के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, सांप माता सौराष्ट्र के नाग मंदिर के दर्शनों को जा रही है, हमारे लिए चांदी और तांबे के सिक्के लाओ, हमें रेलगाड़ी के लिए भाड़ा चाहिए। एक बूढ़ा देहाती हाथ बांध कर आगे बढ़ा और बोला, सांप माता हमारे पास सिर्फ नारियल और चावल ही है, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास चांदी और तांबे के सिक्के कहा, हमें माफ कर देना। सांप मैया हम गरीब लोग हैं। सिद्धा ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे आंख से इशारा किया कि जाने दो, हम कोई दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे, अब हमारा वहां रुकना फजूल था। मेरी ईमा पर सिद्धा ने उससे ये मालूम कर लिया कि रेलवे लाइन कहाँ है। ये रेलवे लाइन दरिया पार का एक जंगल उबूर करने के बाद आती थी। इस रेलवे लाइन पर आगे जाकर एक छोटा सा स्टेशन था। हम उस गांव से निकलकर दरिया की तरफ रवाना हो गए। वहां सिद्धा ने अपना लिबास तब्दील कर लिया था। एक औरत ने उसे गेरुए रंग की काली पट्टी वाली धोती नुमा साड़ी पेश की थी। दरिया किनारे पहुंचते पहुंचते दिन की रोशनी कम हो गई। सूरज दरिया पार के ऊंचे घने दरख्तों के पीछे उतर गया। दरिया का पाट ज्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी सिद्धा उसे तैर कर पार नहीं कर सकती थी। हम दरिया के साथ साथ मगरिब की समत चलने लगे। काफी आगे जाकर एक छोटा सा घाट आ गया। वहां एक कश्ती बंधी हुई थी जिसमें एक बूढ़ा मल्लाह बैठा नारियल पी रहा था। मेरे पास कुछ रकम मौजूद थी। मैंने किराया अदा किया और मल्लाह ने हमें दरिया पार उतार दिया। उस मल्लाह की जबानी मालूम हुआ कि उस जंगल में रात को सफर करना बेहद खतरनाक होता है। बोला, इस जंगल में सांप, चीते और शेर बहुत हैं, बेहतर है कि रात यहीं दरिया किनारे गुजारो, सुबह को सफर करना। उसने बताया कि जंगल के पार रेलवे लाइन है, उस पर 4 कोस आगे श्रीरंगम का रेलवे स्टेशन आता है। मैंने सिद्धा को मशवरा दिया कि हमें बूढ़े मल्लाह की हिदायत पर अमल करते हुए रात को जंगल में सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे अपने सांप बेटे पर बहुत भरोसा था। उसने कहा कि उसके सांप बेटे की मौजूदगी में कोई दरिंदा या सांप उनके करीब नहीं भटकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। किनारे से चंद कदम के फासले पर एक उमूदी चट्टान के नीचे एक छोटा सा कुदरती चबूतरा बना हुआ था। हमने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। हम गांव से एक थैले में चावल की 4 रोटियां, मछली का अचार और 4 नारियल साथ लाए थे। मैं थैला चबूतरे पर रख कर नीम दराज हो गया। सिद्धा मेरे करीब बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने साड़ी से अपने सांप बेटे को बाहर निकाल लिया। मैं परे हट गया। वो मुस्कुराई, अरे तुम इससे डरते हो, ये तुम्हारा भी बेटा है। मैंने दिल ही दिल में उसके सांप बेटे को कोसा और बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं इससे कहाँ डर रहा हूँ। सिद्धा ने एक कह लगाया और अपने सांप बेटे को लेकर दरिया की तरफ चली गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मुझे उसकी सांप जैसी चमकदार आंखों से बहुत खौफ आता था और अब तो उसके पास एक जहरीला सांप भी था। खुदा जाने कब गुस्से में आकर डस ले। सांप का क्या एतबार। मैं आइंदा के प्रोग्राम पर गौर करने लगा। हम कर्नाटक में दाखिल होने वाले थे, जहाँ पता नहीं दाखिल हो गए थे। उसके आगे मेरी मंजिल सूबा सौराष्ट्र थी, जहाँ मुझे सिद्धा को उसके मछेरे माँ बाप के हवाले करके राजस्थान की तरफ निकल जाना था, जहाँ से मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर उबूर करना था। वो रेगिस्तानी और गैर आबाद इलाका था। वहाँ से पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होना मेरे लिए आसान था और आबादी ना होने की वजह से पहचान लिए जाने का खतरा भी नहीं था। मैंने जेब से पैसे निकाल कर गिने। कुल 60 रुपए रह गए थे और ये पैसे सौराष्ट्र के किसी शहर तक पहुँचने के लिए काफी थे। बगैर टिकट सफर करने में इस बात का डर था कि अगर पकड़ा गया तो मामला बिगड़ जाएगा। मैं सोचने लगा कि रेल के किराए और दूसरे खाने पीने के अखराजात के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि सौराष्ट्र के शहर बड़ौदा तक रेल का कम से कम 4 रोज का सफर था और खुदा जाने हमें कहाँ कहाँ से रेल बदलनी पड़ती। सिद्धा के माँ बाप का गांव दरियाए चंबल के किनारे कहीं वाक़ था। उसने बताया था कि कभी कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठकर खुरपा नाम के एक छोटे से देहाती स्टेशन पर जाती थी, जहाँ से वो रेलगाड़ी में एक रात और एक दिन के बाद बड़ौदा पहुँचते थे। ये सब बातें मेरे जहन में थी और उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा ये बात परेशान कर रही थी कि इतने लंबे सफर के लिए किराए की रकम कहाँ से आएगी। आखिर मैंने सोचा कि सिद्धा से कहूंगा कि वो श्रीरंगम रेलवे स्टेशन के आसपास गांव में अगर कोई नाग की पूजा करने वाला कबीला आबाद हो तो वहां से कुछ रकम नजराने के तौर पर हासिल करने की कोशिश करे। उसी वक्त मुझे सिद्धा की हंसने की आवाज आए। मैंने पलट कर देखा, वो मेरे पीछे खड़ी अपने गीले बाल निचोड़ रही थी। गालिबन वो नहा कर आई थी। वो हंसते हुए बोली, रघु, दरिया का पानी बहुत ठंडा है, जाओ तुम भी नहा लो। मैं जल्दी से उठा और दरिया की तरफ बढ़ गया।
दरिया का पानी बहुत ठंडा था। मैंने खूब अच्छी तरह गुस्ल किया। नहाने से थकान काफी दूर हो गई थी। वापस आकर देखा तो सिधा किसी दरख्त के चौड़े चौड़े पत्ते चट्टान पर बिछाए, उन पर 2 रोटियां और मछली का अचार रखे बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। हमने चावल की रोटी अचार के साथ खाई और नारियल तोड़कर उनका पानी पिया। फिर सिधा चबूतरे को साफ करते हुए बोली, रघु तुम भी यहीं सो जाओ। मैंने जल्दी से कहा, यहीं? सच्ची बात तो ये है कि मुझे तुम्हारे सांप से खौफ आता है। सिधा ने फौरन अपनी साड़ी से सांप निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। ये देखो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सांप ने हल्की सी फुनकार मारी और मैं जल्दी से चबूतरे की दूसरी तरफ कूद गया। सिधा हंस हंस कर लोटपोट हो गई। मैंने एक दरख्त की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं इस दरख्त पर सो जाऊंगा। उस दरख्त की शाखें कम बुलंदी से शुरू हो गई थी। सिधा ने मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं चबूतरे पर ही सोऊं, लेकिन मैंने चिल्लाहट के साथ कहा, नहीं, मैं दरख्त पर सोऊंगा। बस कह ही जो दिया। सिधा खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो चबूतरे पर लेटी हुई बोली, रघु तुम मुझे मार भी लोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम मेरे पति हो और पति देवता सम्मान है। अच्छा, जहां तुम्हारी मर्जी है सो जाओ। मैं अपने सांप बेटे को अपने पास छोड़ दूंगी, ये मेरी हिफाजत करता रहेगा। मैंने दरख्त की तरफ जाते हुए कहा, भगवान के लिए इसे मेरे पास न भेजना, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। सिधा ने कोई जवाब न दिया। मैं दरख्त पर चढ़ गया। एक जगह काफी मोटा 2 शाखा तना था। मैं उस पर टांगे फंसा कर बैठ गया और एक मोटी सी शाख से टेक लगा ली। मैं सोच रहा था कि अगर श्रीरंगम स्टेशन के आसपास नाग की पूजा करने वाला कबीला आबाद न हुआ तो सफर के अखराजात के लिए रकम कहां से आएगी। मुझे अपने गले में पड़े हुए मुकद्दस तावीज का ख्याल आया। मैं उसकी मदद से किसी भी हिंदू साहूकार की दुकान पर जाकर उसे हुक्म दे सकता था कि वो इतनी रकम मेरे हवाले कर दे। लेकिन नक्श के बुजुर्ग ने मुझे खबरदार किया था कि अगर मैंने मुकद्दस नक्श से बददियानती क्या कोई काम लिया तो उसका असर जायल हो जाएगा और मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाचे अब ले देकर सिर्फ सिधा ही से उम्मीद की जा सकती थी। मैंने शाखों के बीच से आसमान की तरफ देखा। तारे निकल आए थे। अब दरिया का पहाड़ नजर नहीं आ रहा था। मैंने दाएं जानिब चट्टान पर निगाह डाली। वहां मुझे सिथा का एक धुंधला सा हयूला दिखाई दिया। थोड़ी देर तक मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा। फिर मुझे भी नींद आ गई। रात भर मच्छरों ने बेपनाह तंग किया और मैं बार बार सोता जागता रहा। आधी रात के बाद जंगल की तरफ से शेर के धाड़ने की आवाज भी वक्फे वक्फे से सुनाई देती रही, मगर शेर उस तरफ नहीं आया। इसी तरह रात गुजर गई। दिन की रोशनी हुई तो परिंदों की चहचहाहट ने मुझे जगा दिया। मेरी नजर चबूतरे की तरफ गई। सिधा वहां मौजूद नहीं थी। मैं दरख्त से उतरा ही था कि सिधा आ गई। रघु, दरख्त पर तुम्हें किसी भूत प्रेत ने तंग तो नहीं किया? उसने हंसते हुए पूछा। मैंने दरिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, मच्छरों ने रात भर सोने नहीं दिया। वो बोली, तुमने देखा रात को बाघ जंगल में बोलता रहा, लेकिन मेरे बेटे की वजह से हमारे नजदीक नहीं आया। मैंने दरिया पर जाकर गुस्ल किया। रात की बची हुई रोटी मछली के अचार के साथ खाई, नारियल का पानी पिया। फिर कुछ देर हम वहीं बैठे बातें करते रहे। मेरे इस्तफसार पर सिधा ने बताया कि श्रीरंगम स्टेशन के आसपास सांप के पुजारियों का कोई कबीला आबाद नहीं। मैंने उसे सफर के अखराजात के बारे में अपनी तशवीश से आगाह किया तो वो सोच में पड़ गई। फिर सर उठाकर बोली, मैं हर स्टेशन पर सांप का तमाशा दिखाकर पैसे जमा कर लिया करूंगी। मैंने कहा, इस तरह तो तुम्हारे माता पिता तक पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे। जानती हो तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है? वो बोली, हम बगैर टिकट रेल में बैठ जाएंगे। किसी टिकट बाबू ने तंग किया तो मैं अपने बेटे को उस पर छोड़ दूंगी। मैं चिल्ला कर बोला, सिधा अब उठो और चलो, दिन काफी चढ़ा आया है, अभी हमें पूरा जंगल पार करना है। सिधा ने मुंह फुला लिया। वो खामोशी से उठी, बची हुई रोटी और अचार का थैला उठाया और मेरे साथ उस पगडंडी पर चल पड़ी जो घने जंगल में जाती थी। जंगल में दाखिल होते ही दिन की रोशनी काफी कम हो गई। ऊंचे घने और गुंजान दरख्तों का इस कदर फैलाव था कि धूप ऊपर ही कहीं घनी शाखों में उलझ कर रह जाती। ये जंगल बड़ा खतरनाक था। हमें जगह जगह जंगली जानवरों के कदमों से कुचली हुई घास मिली। मैं इस जंगल से गुजरने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, लेकिन रेलवे लाइन तक पहुंचने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता न था। जंगल में लोगों के चलने से एक पगडंडी सी बन गई थी। हम उसी पगडंडी पर चले जा रहे थे। दोपहर को हम एक जगह दरख्तों के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वहां करीब ही एक चश्मा बह रहा था। हमने हाथ मुंह धोया और बची हुई रोटी खा ली। अब हमारे पास खाने को कुछ बाकी नहीं था। ख्याल था कि श्रीरंगम पहुंचकर कुछ बंदोबस्त कर ही लेंगे। सिधा ने अपने सांप बेटे को साड़ी से निकाल कर गर्दन में डाल लिया था। अचानक मुझे उसकी फुनकार सुनाई दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सांप जब सिधा के पास होता तो बिल्कुल खामोश रहता। मैंने देखा कि सांप सिधा की गर्दन से लिपटा फन उठाए एक जानिब देख रहा था और साथ साथ फुनकार रहा था। सिधा उसे गौर से देख रही थी। मैंने पूछा, ये गुस्से में क्यों है? उसने सांप को गर्दन से निकाल कर आहिस्ता से जमीन पर छोड़ दिया और बोली, बड़ी अजीब बात है, मेरे साथ मेरे बेटे के पीछे पीछे आओ। मैंने इकरार में सर हिला दिया। सांप अपना चौड़ा फन उठाए गुस्से से फुनकारता पगडंडी पर बल खाता चला जा रहा था। सिधा उसके पीछे पीछे चल रही थी और मैं उसके पीछे था। क्या बात है? मैंने आहिस्ता से पूछा। ये तुम्हारा सांप बेटा कहाँ जा रहा है?
सिद्धा ने हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। सांप टीले की ढलान उतर रहा था। आगे एक दूसरा टीला आ गया। सांप उस टीले के पास पहुंचकर एक जगह रुक गया। वो एक ही जगह टीले की दीवार के चक्कर लगाने लगा। उसकी फुनकार में शिद्दत पैदा हो गई। सिद्धा उसके करीब चली गई। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। सिद्धा ने झुककर टीले की दीवार को देखा, फिर मेरे पास आ गई। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, रघु, तुम्हें रेल का भाड़ा चाहिए था ना? मैंने कहा हाँ, मगर रेल के भाड़े का यहाँ क्या जिक्र? सिद्धा ने टीले की दीवार की तरफ इशारा करके कहा, इस दीवार को देख रहे हो जहाँ मेरा बेटा गोल चक्कर लगा रहा है? मैंने कहा हाँ, लेकिन बात क्या है? वो बोली, इस दीवार के नीचे किसी राजा का खजाना दफन है। इस खजाने की रखवाली एक सब्ज जहरीला सांप कर रहा है। मेरे बेटे को उसकी बू आ गई है। ये काला सांप खजाने के सांप का दुश्मन होता है। अब ये जब तक उसे हलाक नहीं कर देगा या खुद हलाक नहीं हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सख्ते में आ गया। फिर अपने हवास मुजतमा करके बोला, लेकिन सिद्धा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस दीवार के नीचे खजाना मौजूद है? सिद्धा मुस्कुराई, रघु, हम नाग की पूजा करते हैं। हमें सांपों की एक एक आदत का इल्म होता है। तुम इस दीवार को खोदो, अंदर खजाना जरूर मौजूद होगा। मैंने कहा, मगर इस खजाने पर तो सांप बैठा है। वो बोली, हम इस सांप को बड़ी आसानी से हलाक कर देंगे, फिर खजाना हमारा होगा। हम अपने गांव में जाकर शानदार महल बनवाएंगे। मेरे साथ आओ। हम दोनों ने अपने खंजर निकाल लिए और दीवार की तरफ बढ़े। काला सांप अभी तक दीवार के सामने बड़े गुस्सीले अंदाज में चक्कर लगाते हुए फुनकार रहा था। हमने टीले की दीवार को ठोंक बजाकर देखा। एक जगह से वाकई खोखली आवाज आई। हम खंजरों की मदद से उस जगह की मिट्टी और पत्थर उखाड़ने लगे। बहुत जल्द वहां एक सुराख बन गया। सुराख में से दिन की रोशनी अंदर गई तो वहां से फुनकार की ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने आसमान की तरफ हवा छोड़ दी हो। मैं पीछे हट गया। फुनकार की आवाज सुनकर काला सांप सुराख की तरफ लपका, लेकिन सिद्धा ने उसे रास्ते में ही दबोच लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं मेरे बेटे, तुम अंदर नहीं जाओगे। तुम्हारे दुश्मन का मुकाबला हम करेंगे। हम उसे हलाक कर देंगे। सांप सिद्धा की कलाई से लिपटा गजबनाक अंदाज में फुनकार रहा था, बल खा रहा था और नीचे उतरने के लिए मचल रहा था। सिद्धा ने उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर कंधे से लटका लिया और खंजर हाथ में तोल कर बोली, रघु, तुम यहीं ठहरो, मैं खजाने के सांप को मारती हूँ। फिक्र मत करो, इसका जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। मैं हैरत में डूबा सिद्धा को देख रहा था। वो उस वक्त मुझे जुनूबी हिंद की कोई जादूगरनी लग रही थी। वो मुझे हैरत ज़दा छोड़कर टीले की दीवार की तरफ बढ़ी जहाँ सुराख से फुनकारने की आवाजें आ रही थी। मैंने सिद्धा से कहा, भगवान के लिए वापस आ जाओ, हमें खजाने की जरूरत नहीं है। सिद्धा ने वहीं से जवाब दिया, रघु, अब मुझे आवाज न देना। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चले जाओ। मैं अपने बेटे के लिए इस सांप को हलाक करने जा रही हूँ। उसने सुराख में हाथ डालकर फौरन निकाल लिया। क्या देखता हूँ कि सब्ज रंग का एक सांप अपना फन फैलाए फुनकारता हुआ सुराख के धाने पर नमूदार हुआ। वो इस कदर गैज़ो गज़ब के आलम में था कि डसने के लिए बार बार फन उठा रहा था। सिद्धा एक हाथ में खंजर तोलती, दूसरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा रही थी। उसके कंधे पर साड़ी में बंधा हुआ सांप बुरी तरह मचल रहा था। सिद्धा ने अपनी केसरी आंखें सांप की आंखों में डाल रखी थी। वो एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। तीसरे कदम पर वो सांप के करीब पहुंच गई। फिर उसने एकदम से सांप की गर्दन पर हाथ मारा। सांप ने उसकी कलाई पर डस दिया, लेकिन इस दौरान मैं सिद्धा सांप को गर्दन से दबोचकर सुराख से बाहर खींच लाई थी। सांप 5-6 फुट से भी लंबा था। मैंने घबरा कर कहा, सिद्धा, तुम्हें सांप ने डस लिया है। सिद्धा ने खंजर से सांप की गर्दन काट दी और सांप का कटा हुआ सर नीचे फेंक दिया। फिर तेजी से साड़ी का पल्लू खोलकर अपने सांप बेटे को निकाल लिया। उसका सांप बेटा सब सांप की सरबुरीदा लाश पर टूट पड़ा। मैंने सिद्धा की कलाई पकड़ ली। जहां सांप ने डसा था वहां स्याह खून के 2 कतरे काले मोतियों की तरह चमक रहे थे। सिद्धा इन कतरों को गौर से देख रही थी। फिर उसका स्याह जिस्म हौले हौले लरजने लगा। मैं परेशान हो गया। मैंने उसे थामना चाहा तो उसने डांट कर कहा, रघु, मुझे हाथ न लगाना, मेरा खून सांप के जहर का तोड़ कर रहा है। मैं अपनी जगह साकित होकर उसकी कलाई पर खून के चमकते कतरों को देखने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे थे। फिर दोनों कतरे मिलकर एक कतरा बन गए और कतरा फूलने लगा। सिद्धा के जिस्म ने अब लरजना बंद कर दिया था, मगर उसकी केसरी आंखों से जैसे गर्म गर्म शुआएं निकल रही थी। चंद लम्हों बाद उसने कमजोर सी आवाज में कहा, बस अब सब ठीक हो गया है। मेरी कलाई पर मौजूद खून का यह कतरा पत्थर बनकर गिरने ही वाला है। काले खून का कतरा अब एक छोटे बेर के साइज का हो गया था। फिर अचानक वो लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। सिद्धा ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, रघु, खजाने का सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। अपने बेटे की वजह से मेरे खून में ऐसा तरियात पैदा हो गया है कि मुझ पर किसी सांप का असर नहीं होता। मैंने डरते डरते पूछा, क्या अब मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ? बोली, भगवान की दया है रघु,
तुमको भी अपनी पत्नी से प्रेम हुआ, अब तुम मुझे हाथ लगा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने बेख्तियार सिद्धा को हाथ लगाया। उसके सांप बेटे ने खजाने के सांप का सर मुंह में डाल रखा था और उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद सिद्धा बोली, चलो खजाना निकालते हैं, लेकिन नहीं, तुम इसी जगह ठहरो। फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। वो नीचे बैठकर घास टटोलने लगी और फिर घास में से कुछ निकाल कर उठ खड़ी हुई। फिर उसे हथेली पर रखकर मेरे आगे कर दिया। वो उसके स्याह खून का फूला हुआ कतरा था जो अब पत्थर बन चुका था। वो बोली, रघु, ये मेरे खून का कतरा नहीं बल्कि अब सांप का एक बहुत ही कीमती मन का है, ये तुम अपने पास रखो।